गुड मॉर्निंग। ये ट्यूसडे मॉर्निंग है और आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में मैंने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। सर्कुलर मोशन के पहले लेक्चर में मैंने आपको एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि एंगुलर वेरिएबल्स क्या होते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स मैंने समझाने की कोशिश की थी। फिर मैंने आपको ना एंगुलर वेरिएबल्स और लीनियर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना सिखाया था। तो v टेंजेंशियल r ओमेगा की इक्वल आया था, a टेंजेंशियल r अल्फा की इक्वल आया था। फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, जो अपने को सर्कुलर मोशन में टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन मिलेंगे उसके बारे में बात किया था। अब टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जो अपने को मिला था वो देखो बेसिकली तीन तरह का एक्सेलरेशन। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा क्या बताता है, किस रेट से पार्टिकल का ओमेगा चेंज होगा। अगर पार्टिकल का ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो अल्फा आपको बताता था कि किस रेट से पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा। अच्छा, फिर हमने देखा था ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल जो है वो आर अल्फा के इक्वल होता है। अगर ए टेंजेंशियल प्रेजेंट होता है तो पार्टिकल का जो घूमने का स्पीड होता है वो बार बार क्या होता रहता है, चेंज होता है। ए टेंजेंशियल कैलकुलेट करने के लिए या तो आर अल्फा कर लो या डी अपॉन डी टी और वी टेंजेंशियल सॉल्व कर लो। इससे भी आपको क्या मिलेगा, ए टेंजेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा। फिर अपन ने और एक एक्सेलरेशन क्या देखा था, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। अब सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल को अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करना होता है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज करना होता है ये कौन कराता है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का मतलब है सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शन चेंज करना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम है स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करना। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट होता है उसको बोलते हैं ए नेट, जो लीनियर एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसके अलावा अल्फा जो है वो एक्सियल वेक्टर है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा होता है। अच्छा, फिर मैंने आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस करना सिखाया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन जो कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट ओमेगा से हो रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब ए टेंजेंशियल 0 है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है मतलब अल्फा 0 है। तो या तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें ए टेंजेंशियल और अल्फा का वैल्यू 0 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी वी टेंजेंशियल का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, ए सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करूं तो वो होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अनडाउटेडली मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज होता है। तो अगर वो वेक्टर में लिखा है तो वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बोला गया होता तो वो कांस्टेंट होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अपने को याद रखना पड़ेगा कि वी टेंजेंशियल कांस्टेंट नहीं है। वी टेंजेंशियल कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। ओमेगा कांस्टेंट नहीं है मतलब ए टेंजेंशियल प्रेजेंट होगा या अल्फा का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। ए टेंजेंशियल भी प्रेजेंट होगा, अल्फा भी प्रेजेंट होगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में डायरेक्शन भी चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, ठीक है। तो इतना कुछ मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया था। आज क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। शायद मैंने कुछ क्वेश्चन से पहले वाले दिन में कराया भी था। आज भी अपन कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और उसको उसको धीरे धीरे आज क्या करेंगे। तो ये जो काइनेमेटिक्स पार्ट है, अभी बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पार्ट है, तो वो शायद अपन एंड कर देंगे आज के दिन में। देखते हैं कहाँ तक हम पहुंच पाते हैं, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन गिवन है, फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे सर्कुलर मोशन का जब आपको इसका बेसिक अच्छे से याद हो गया हो। इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ाया था मैंने आपको बताया है वो आपको याद करके रख लेना है। तो अगर जो इससे पहले वाले लेक्चर में कंसेप्ट सिखाया है अगर वो आपने याद करके रख लिया है तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा भाई साहब। देखिए क्वेश्चन में देखो क्या है, अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कल में घूम रहा है और ये जो सर्कल है इस सर्कल का रेडियस इन्होंने कितना बताया, स्मॉल आर का रेडियस बताया। वेयर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम एज, अच्छा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन एक दे दिया गया है क्वेश्चन में। क्या दिया गया है कि जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है वो है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। अच्छा, ये टी वेरिएबल है, के कांस्टेंट होगा, के कोई कांस्टेंट होगा, के है
रेडियस आर है और ये टी स्क्वायर के एक्सेल सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन दे दिया गया। अब हमसे पूछा गया था स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्टिकल का घूमने का स्पीड, अब स्पीड मतलब टेंजेंशियल स्पीड फाइंड आउट करना है। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है ये फाइंड आउट करना है, और द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब अगर आप ध्यान से देखो, मान लो मेरे को स्पीड मिल गया किसी तरह से, अगर मेरे को v टेंजेंशियल मिल गया, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन पता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता चल गया तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और फाइनली एंगल जो पूछा गया एंगल भी मिल जाएगा। तो सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो स्पीड से ही स्टार्ट होने वाला है। तो अपन क्या करते हैं, पहले स्पीड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब जो गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो क्या गिवन था हमारे पास कि जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है, जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है ए सी, वो है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, ऐसा कुछ गिवन है क्या? अच्छा, ये जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v टेंजेंशियल ओमेगा स्क्वायर, हाँ v टेंजेंशियल का स्क्वायर अपॉन आर, ऐसा लिखते हैं क्या? ये जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन होता है उसको टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर ये लिख सकते हैं, ये इक्वल हो जाएगा के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो v टेंजेंशियल का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका मतलब v टेंजेंशियल का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा के आर टी। बिल्कुल सही है सर, अपन ने कुछ नया नहीं किया, जो गिवन था उसको बस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। फॉर्मूले को, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे को क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। देखो, जब तक आप ना थ्योरी अच्छे से नहीं समझ के रखोगे आप क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठ सकते। पहले आपको थ्योरी समझना पड़ेगा, अगर आप थ्योरी समझ में आ चुका है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है क्या? अच्छा, तो v टेंजेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, k इंटू आर इंटू टी। ये मेरे पास v टेंजेंशियल का वैल्यू आ गया k इंटू आर इंटू टी। अब जैसे ही मेरे को v टेंजेंशियल का वैल्यू मिल गया, अपन नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, v टेंजेंशियल जो पता है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, हम क्या जानते हैं कि a टेंजेंशियल का वैल्यू जो होता है वो d अपॉन dt ऑफ v टेंजेंशियल होता है। अब ये सारे क्वेश्चंस वही सॉल्व कर पाएगा जिसको सारे कंसेप्ट सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद है। तो अगर मैं a टेंजेंशियल लिखूं तो यहाँ पर हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ k इंटू आर इंटू टी। अब k और r कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो। तो डिफरेंशिएशन से जब बाहर निकाल दोगे के आर को, d अपॉन डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, a टेंजेंशियल का वैल्यू जो है वो है k इंटू आर। इस तरह से अपन क्या करेंगे, a टेंजेंशियल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, k इंटू आर का वैल्यू हमारे पास a टेंजेंशियल आ गया। अब मेरे पास दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एक तो मेरे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, और मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो समय का फंक्शन नहीं है। अब अगर मेरे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता चल गया, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी पता चल गया, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन तो जानते हैं ना, दोनों एक्सेलरेशंस का वेक्टर सम होता है। अगर मेरे से कोई नेट एक्सेलरेशन पूछेगा तो नेट एक्सेलरेशन वेक्टर जो होता है वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर प्लस ए टेंजेंशियल वेक्टर का वेक्टर सम हो जाएगा। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और ए टेंजेंशियल वेक्टर, अब देखो इस वाले केस में ए टेंजेंशियल तो टैंजेंट की तरफ हो गया और ए सेंट्रिपिटल होता है रेडियस की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब अगर नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या कर देंगे, रूट ओवर ऑफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई करना है मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ए सेंट्रिपिटल का वैल्यू कितना होता है, ए सेंट्रिपिटल का वैल्यू अपन ने देखा था, वो हमारे पास था के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। और ए टेंजेंशियल का वैल्यू कितना आया था, ए टेंजेंशियल का वैल्यू आया के इंटू आर होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ए नेट का वैल्यू, अच्छा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट ओवर में आ जाएगा के टू द पावर 4 आर स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो के स्क्वायर का टर्म इधर भी है, आर स्क्वायर का टर्म इधर है, दोनों को रूट से बाहर, दोनों को अगर बाहर निकालोगे तो वो के इंटू आर बन के बाहर आ जाएगा रूट से, के स्क्वायर आर स्क्वायर।
इसमें से के स्क्वायर चला गया तो एक के स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे लिख दो के स्क्वायर। फिर यहाँ पर टी टू पावर 4 एज इट इज रिमेन करने वाला है और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 1। ये मेरा हो गया नेट एक्सेलरेशन। अब इन्होंने और क्या पूछा, अच्छा एक और चीज अगर आप देखोगे तो आप यहाँ से बता सकते हो कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरह का है। ये हो गया नेट एक्सेलरेशन। अब इन्होंने लास्ट में पूछा एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये मेरा नेट एक्सेलरेशन हो गया और ये टेंजेंशियल हो गया, मतलब ये एंगल पूछा है क्या, अल्फा। अब ये जो ट्राइंगल है इसको देखकर अगर tan अल्फा का वैल्यू लिखे, ये जो ट्राइंगल है इसको देखकर अगर tan अल्फा का वैल्यू लिखे तो अल्फा के परपेंडिकुलर, अल्फा का परपेंडिकुलर कौन है, ए सेंट्रीपिटल, तो यहाँ पर ए सेंट्रीपिटल, और अल्फा का बेस कौन है, ए टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर, और ए टेंजेंशियल कितना था, ए टेंजेंशियल था के इंटू आर। स्क्वायर से ये के कैंसिल, ये आर से ये आर कैंसिल, तो ये एंगल कितना आ गया, के टी स्क्वायर, मतलब अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स के टी स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन अगर कोई पहली बार देखेगा ना तो क्या बोलेगा, सर क्या टाइम है, क्या है, ये है वो है, इधर उधर इतना सारा कुछ दे रखे रखा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत मुश्किल है, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन जिसको भी ये सारे कंसेप्ट, जिसको भी ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद होंगे उसके लिए कोई नई बात नहीं होगी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी तरह से मैं नहीं बोल सकता कि सर ये क्वेश्चन में मुश्किल नहीं था। पहली बार जब ये सॉल्व करेगा कोई भी स्टूडेंट तो उसको बहुत मुश्किल लगेगा। मेरे पास ये बहुत सारे बच्चे आते हैं ये डाउट लेके, सर ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मैं इतनी आसानी से इसलिए सॉल्व कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पुराने सारे कंसेप्ट इसके रिलेटेड जो भी थे वो याद है। अगर वो कंसेप्ट याद नहीं रहते तो शायद मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इन्होंने सबसे पहले अपने को क्या बता दिया, वो जो रेडियस है जिस सर्कल में घूम रहे हैं उसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर का। पहला इंफॉर्मेशन ये था, इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू भी दे रखा है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए टेंजेंशियल का वैल्यू भी क्वेश्चन में कितना है अपने को पता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। The angular velocity of the particle increases from 10 radian per second to 20 radian per second। अच्छा, इसमें ओमेगा नॉट इनिशियली उसका जो एंगुलर वेलोसिटी था वो 10 रेडियन पर सेकंड का था, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा नहीं। और इसका फाइनली जो ओमेगा हो गया वो हो गया 20 रेडियन पर सेकंड का। पहले कितना था, पहले 10 रेडियन पर सेकंड था, अब फाइनली कितना हो गया, फाइनली हो गया है 20 रेडियन पर सेकंड का। ठीक है, बिल्कुल सर सही है, समझ में आ गया। ड्यूरिंग सम टाइम, कुछ टाइम पर ऐसा हुआ है। अब क्या पूछा है इन्होंने, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम के बाद ओमेगा नॉट का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू 10 रेडियन से 20 रेडियन हुआ होगा। एक तो पहले टाइम इन्होंने पूछा है, और दूसरा इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड ड्यूरिंग दिस टाइम, और कितने कंप्लीट चक्कर इन्होंने लगा लिया होगा इस टाइम पर, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई साहब, चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्या क्या गिवन है और क्या कुछ फाइंड किया जा सकता है। अगर मेरे को ए टेंजेंशियल पता है, अगर मेरे को ए टेंजेंशियल पता है, ए टेंजेंशियल का वैल्यू क्या है, ए टेंजेंशियल हमारे पास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम ना ए टेंजेंशियल, अब मेरे को देखो यहाँ से यहाँ अगर ये फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ मैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अब इस वाले इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो अल्फा भी आपको नहीं पता और टाइम भी आपको नहीं पता, तो ये इक्वेशन तभी यूज कर पाएंगे जब दो वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो कहां से कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे पहले रिलेशन से। मेरे पास ए टेंजेंशियल का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का गिवन है। ये जो ए टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, आर टाइम्स ऑफ अल्फा होता है क्या, हमने सर रिलेशन देखा था। आर टाइम्स ऑफ अल्फा का वैल्यू हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। इन्होंने आर का वैल्यू कितना रखा है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू अल्फा इक्वल्स टू 2, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ये 20 वाले टर्म को जब उधर भेजोगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ ऐसा ही स्टैंडर्ड में चल रहा है तो ये भी ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में आएगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 40 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ।
एक बार अल्फा का वैल्यू अगर मिल गया, उस अल्फा के वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे और ओमेगा नॉट का वैल्यू पता है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओमेगा कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ओमेगा का वैल्यू है 20 रेडियंस पर सेकंड में है। ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है? 10 का, प्लस अल्फा हमने फाइंड किया था 40 का आ रहा है, इनटू टाइम के प्लेस में रख दो t। ये 10 को जब इक्वल्स टू के उधर भेजोगे तो 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10 इक्वल्स टू 40 इंटू 10, ये लिख सकते हैं। जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया जाए अगर, तो t का वैल्यू आ जाएगा 1/4 सेकेंड्स। मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1/4 सेकेंड। तो टोटल 1/4 सेकेंड का ट्रैवल टाइम है, जिसमें वो क्या हो गया है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो 10 रेडियन पर सेकेंड से 20 रेडियंस पर सेकेंड हो गया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। कभी भी अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछे तो पहला काम आपका करना होता है, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है। अब हम जानते हैं थीटा जो होता है वो ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज करो, या आप चाहो तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सारे वेरिएबल्स आपको पता है। तो थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो थीटा ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना था हमारे पास? ओमेगा नॉट हमारे पास 10 है। कितने टाइम तक चलने देना है? तो 1/4 तक चलने देना है, प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू 40 है। टी का स्क्वायर करोगे तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/60। अब अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो इधर ये हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 2। इसको 5/2 रहने देते हैं, और सिंप्लीफाई करना सही नहीं रहेगा यहाँ पर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, मैंने सॉरी 4 से डिवाइड किया ना, तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। मतलब मेरे को ऐड क्या करना है? 5/2 प्लस 5/4। थीटा जो है, पाई वाई नहीं आ रहा ना? नहीं, हाँ, यहाँ से आ रहा है 5/2 प्लस 5/4। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15/4 रेडियंस। 15/4 रेडियंस आ गया। अब मेरे को ये तो चाहिए नहीं था, मेरे को नंबर ऑफ रोटेशन चाहिए था। मैंने आपको बताया है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता था 2 इंटू एन, जहां पर एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस। तो एन को हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2 दैट इम्प्लाइज n इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया था 15/4 का आया, इसको डिवाइड कर दो 2 से, जो भी सॉल्व करने पर आएगा दैट इज द नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट रोटेशन नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या आने वाला है? फ्रैक्शन में ये आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। बात समझ में आया है क्या? हाँ या ना? ठीक है, चलो भाई साहब। हाँ, नेक्स्ट कंसेप्ट है relative angular velocity। relative angular velocity। अब ये जो एंगुलर वेरिएबल्स के कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ सर्कुलर मोशन के साथ ही वैलिड नहीं है। जैसे देखो, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक वॉल है ऐसा, ठीक है, एक वॉल है, और यहाँ पर वॉल से कुछ डिस्टेंस पर, वॉल से कुछ डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? एक चींटी को एनालाइज कर रहा है। सपोज एक चींटी है, ये जो चींटी है वो क्या कर रही है? कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से ये चींटी जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, ये चींटी और ये ऑब्जर्वर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मान लो अभी अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं, पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्वर से इस चींटी को ज्वाइन करने वाला लाइन अगर मैं बनाऊं ऐसा, मैंने एक लाइन बना दिया इस तरह से। अब ये जो लाइन है वो क्या है? ये मेरा लाइन ऑफ साइट है। ये लाइन ऑफ साइट जो है वो कुछ एंगल पर है, मान लो θ1 पर। ठीक है, अच्छा, मान लो ये चींटी इस वाले पॉइंट से मूव करके चींटी जो है वो यहाँ कहीं पर आ गई। ये जो चींटी है वो मूव करके यहाँ कहीं पर आ गई। अगर चींटी मूव करके यहाँ कहीं पर आ गई तो हमें अपने लाइन ऑफ साइट को भी चेंज करना पड़ेगा।
हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट को अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग एंगल पर रखना पड़ेगा। अब मान लो कितने एंगल पर रखना पड़ रहा है, θ2 एंगल पर। तो अगर आप नोटिस करोगे तो बिकॉज ऑफ दिस मोशन ऑफ चीटी, चीटी 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर ऐसे चढ़ रही थी, तो मुझे अपने क्या करना पड़ा, ये जो लाइन ऑफ साइट है उसको θ2 माइनस θ1 एंगल से रोटेट करना पड़ा। अब ये जो θ2 माइनस θ1 जितने एंगल से मैंने इसको रोटेट किया है, θ2 माइनस θ1 मतलब जो भी मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको अपन एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। अब मान लो कभी भी अगर इस तरह से पार्टिकल मोशन में कर रहा हो और अपने को फाइंड करना हो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जैसे यहाँ पर फाइंड करना है, मान लो ये पोजीशन ए था और ये क्या था, ये पोजीशन बी था। मान लो मुझे कैलकुलेट करना है ओमेगा ऑफ gt विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए व्हेन gt वाज एट पॉइंट ए, व्हेन gt वाज एट पॉइंट ए। सपोज मुझे क्या करना है, चीटी का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर व्हेन चीटी वाज एट पॉइंट ए। अब फॉर्मूला क्या होता है, v टेंजेंशियल अपॉन r, ऐसे ही तो फॉर्मूला पढ़ा है ना। अब ये v टेंजेंशियल अपॉन r, अब आपको याद क्या रखना है, ये ठीक है ये फॉर्मूला सही है, लेकिन आप याद क्या कर रखना, ये r का मतलब क्या है, r का मतलब है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर joining the moving particle, joining the moving particle and observer, पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग द मूविंग पार्टिकल एंड ऑब्जर्वर। मतलब ये जो r है, मान लो पॉइंट सी पर अगर देखोगे तो ये हमारा r हो गया, मान लो इसको आर ए बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ ऑब्जर्वर और इस मूविंग पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो मेरा हो गया r वेक्टर या r बोल दिया इसको। अब v टेंजेंशियल क्या है, तो v टेंजेंशियल है मूविंग पार्टिकल के, मूविंग पार्टिकल के, मूविंग पार्टिकल के स्पीड का वो कंपोनेंट, स्पीड का वो कंपोनेंट जो r के परपेंडिकुलर है, जो r के परपेंडिकुलर है। जैसे ये 10 मीटर पर सेकेंड है, अब इस 10 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड है ना उसको अपन रिजॉल्व कर सकते हैं। इस 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड को जब रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग दिस पोजीशन वेक्टर और एक कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन वेक्टर। अभी ध्यान से देखो, अगर ये एंगल θ1 है, अगर ये एंगल θ1 है तो अपन क्या बोलेंगे, ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस θ1, ये एंगल 90 माइनस θ1, तो ये भी क्या है 90 माइनस θ1, ये एंगल भी 90 माइनस θ1। अब अगर ये 90 माइनस θ1 है तो ये एंगल भी θ1 हो जाएगा क्या, या आप ये भी देख सकते हो ये आर ए वेक्टर पर ये परपेंडिकुलर है और इस वाले बॉटम वाले लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी θ1 होगा। अब जब आप इसको देखोगे ये एंगल अगर θ1 है तो मेरे पास इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 10 cos θ1 का कंपोनेंट आ जाएगा क्या, और इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin θ1। बात समझ में आ रहा है। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर आप वैल्यूज पुट करोगे तो अपने को चाहिए v टेंजेंशियल, v टेंजेंशियल मतलब पहले तो r क्या है, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और मूविंग पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो मेरा r है, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो r होगा। और v टेंजेंशियल है वो कंपोनेंट जो r के परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम यहाँ पर जब आप लिखोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10 cos θ1 डिवाइडेड बाय लेंथ r। इस तरह से अपन क्या करेंगे, ओमेगा फाइंड आउट करेंगे फॉर दिस gt विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट o व्हेन दिस gt वाज एट पोजीशन a, ठीक है। मान लो मेरे को ओमेगा ऑफ gt फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है ओमेगा ऑफ gt, सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओमेगा ऑफ gt विथ रिस्पेक्ट टू o व्हेन gt वाज एट पॉइंट बी, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनेंगे जो मैं बता रहा हूं। पहला काम क्या करना है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और इस मूविंग पार्टिकल को ज्वाइन कर दो। मैंने ज्वाइन कर दिया, सपोज ये आरबी लेंथ मेरे पास आ गया। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चीटी जो है वो ऐसे ऊपर भागती है 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इस मूविंग पार्टिकल के स्पीड्स के आप दो कंपोनेंट बना दो,
तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा अलोंग आर ए और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू आर ए। अच्छा, ये पूरा एंगल अगर θ2 था, ये पूरा एंगल अगर θ2 है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा वो भी θ2 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वाले येलो वाले लाइन पर ये ब्लू वाला लाइन परपेंडिकुलर है और ये व्हाइट वाले लाइन पर ये रेड वाला लाइन परपेंडिकुलर, ये भी θ2 हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा tan cos θ2। अब अगर मेरे को ओमेगा फाइंड करना है ऑफ चीटी विद रिस्पेक्ट टू ओ व्हेन द चीटी वाज एट पॉइंट बी, तो अपन क्या लिखेंगे? v टेंजेंशियल का वैल्यू है tan cos θ2, v टेंजेंशियल का वैल्यू है tan cos θ2 डिवाइडेड बाय rb। ये हमारा आंसर है। इस तरह से अपन क्या करेंगे? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ सर्कल में घूमने वाले पार्टिकल्स के साथ ही नहीं, आप किसी भी तरह के मोशन वाले पार्टिकल्स के साथ ये लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर मैं कुछ और क्वेश्चन बताऊं, मान लो ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, और एक पार्टिकल है जो यहां से ऐसे यहाँ से 20 मीटर के हाइट पर क्या कर रहा है? ये जो पार्टिकल है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं पर हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ कहीं पर ऑब्जर्वर है, ये 20 मीटर्स है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया है जब ये पार्टिकल पॉइंट ए पर है, जब ये पार्टिकल ए पर है और यहाँ से यहाँ का दूरी अगर 20 मीटर का है, तो पॉइंट ए का क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। ठीक है, ये जो पार्टिकल ए जो है या जो पार्टिकल है वो जब पोजीशन ए पर है तो अपने को ओमेगा कैलकुलेट करना है। अब बहुत ही आसान है सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ओमेगा कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है सर जी। अगर ओमेगा कैलकुलेट करना है तो v टेंजेंशियल अपॉन r करना है। फॉर्मूला लिखने के लिए फॉर्मूला ये याद रखेंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हमेशा याद रखेंगे r क्या है। तो r जो है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो r है। तो इसको अपन ने लिख दिया, यहां से यहाँ ये कितना हो जाएगा r। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये 20 है, ये 20, ये 90 डिग्री है, तो ये 20√2 हो जाएगा क्या? हाँ सर, ये 20√2 हो गया सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो स्पीड है, स्पीड को भी अपने को रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों रिजॉल्व करना पड़ेगा? क्योंकि अपने को v टेंजेंशियल चाहिए। v टेंजेंशियल के फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। अब एकदम ध्यान से देखना। अब अपने को पता है कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छा, ये अगर 45 का है तो अपन बोल सकते थे ना कि ये जो एंगल होता है ये ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 45 है, वर्टिकली ऑपोजिट। ये 45 है मतलब ये 45 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 है, क्या बोल सकते हैं ना ऐसा? अब अगर ये 45 डिग्री का है तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा 10 cos 45 और इधर कंपोनेंट आ जाएगा 10 sin 45। हाँ सर, समझ में आया ये, बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, अब ये 10 cos 45 10 sin 45 अपने मतलब का कंपोनेंट कौन सा है? ये 10 cos 45 है क्या? तो अगर आप ओमेगा फाइंड करोगे फॉर पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये कितना हो जाएगा? 10 cos 45 डिवाइडेड बाई r। अब 10 cos 45 होता है 1/√2 और r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू है 20√2। 0 से 0 कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 1/4 रेडियंस पर सेकेंड। इस तरह से हम क्या करते हैं? ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब तुम चाहो तो क्वेश्चन को टफ बना सकते हो। क्वेश्चन को टफ कैसे बनाएंगे? अभी क्या था, एक पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल रुका हुआ है। अच्छा, एक और चीज बता देते हैं। जैसे मान लो अभी ये पार्टिकल जो है वो 20 मीटर के गैप पर था। कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद ये जो पार्टिकल होगा, पार्टिकल जो है वो अभी भी कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन अब ये क्या हो गया है? अब ये पॉइंट बी पर पहुंच गया है। ठीक है, अभी भी ये पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन ये पॉइंट बी पर पहुंच गया है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये तो अभी भी 20 मीटर्स का है। ठीक है, लेकिन यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया, अभी समझ लो 40 मीटर्स। मैंने एक रैंडमली ऐसा वैल्यू ले लिया है 40 मीटर्स का। ठीक है, 40 मीटर्स ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, 40 मीटर्स ले सकते हैं। अब अपने को क्या करना है? फाइंड करना है ओमेगा। अपने को फाइंड करना है ओमेगा मतलब एट पोजीशन बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है,
तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आर वेक्टर बनाएंगे। आर वेक्टर मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो आर बना दिया अपन ने। अब अगर ये एंगल थीटा, एकदम ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है, फिर से मेरे को ना जो मेरा स्पीड है, स्पीड कैसा था भाई साहब, स्पीड तो 10 मीटर पर सेकंड का था। पार्टिकल तो अभी भी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, स्पीड में कोई चेंज आया नहीं है। ये थीटा है, तो ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। अच्छा, मैं अपने स्पीड को रिजॉल्व करूंगा, मैं स्पीड को रिजॉल्व करूंगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ बनाएंगे और एक कंपोनेंट इस तरफ बनाएंगे, एकदम ध्यान से देखना है। अच्छा, ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा का अगर एंगल है, ये 90 माइनस थीटा हुआ अगर, अच्छा ये पूरा, ये जो येलो लाइन है वो रेड वाले लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल थीटा हुआ क्या, अगर ये पूरा 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। अच्छा भाई साहब, अगर ये थीटा है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों, देखो इस पे ये येलो वाले डॉटेड लाइन पर ये व्हाइट वाला लाइन परपेंडिकुलर है, और ये ग्रीन वाले लाइन पर ये ग्रीन वाला लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब जो इनके बीच में एंगल है वही इनके बीच में भी एंगल होना चाहिए। तो जब आप रिजॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा 10 cos थीटा, इधर आ जाएगा 10 sin थीटा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं फाइंड करूं ओमेगा एट पोजीशन बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो मेरा v टेंजेंशियल कितना है, यहाँ पर v टेंजेंशियल है 10 sin थीटा, और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू अगर आप देखोगे तो देखो ये 40 और ये 20, तो ये हो जाएगा रूट ओवर में 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। इस तरह से अपन वैल्यू लिखेंगे। अब ना साइन थीटा का वैल्यू भी लिख सकते हो आप ट्राइंगल को देख के, ये जो ट्राइंगल है इसमें आप देख के साइन थीटा भी लिख सकते हो। साइन थीटा क्या लिखोगे, साइन थीटा को ये लिख सकते हैं क्या, 20 डिवाइडेड बाई ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ वापस से कितना था 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो पूरा जो आंसर आएगा ना ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो हो जाएगा 10 साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करना, ये पुट करना, सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 20 डिवाइडेड बाई रूट ओवर में 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। आराम से देखना मैंने किस तरह से कैलकुलेशन किया है, कोई जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे देखना कि क्या कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जब भी आपको बोला जाए कि आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है v टेंजेंशियल अपॉन r। अब r क्या है सर, तो जिस भी मूविंग पार्टिकल का आपको ओमेगा फाइंड आउट करना है, और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और मूविंग पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, r होगा। r वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं उसको। और v टेंजेंशियल क्या है, तो वेलोसिटी, मूविंग पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का वो कंपोनेंट ढूंढो जो r के परपेंडिकुलर है, वो तुम्हारा v टेंजेंशियल होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी का कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कभी कभी क्या होता है, इसी का कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट में वो क्या करते हैं, दोनों पार्टिकल को चला देते हैं। मतलब ऐसा मान लो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन एक पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल ए, एक पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल बी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 10 मीटर का बताया गया है। ऐसा बोला गया कि पार्टिकल ए जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री इस तरफ, और पार्टिकल बी जो है वो इधर कहीं पर मूव कर रहा है इस तरह से 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है ये मान लो बताया गया है 53 डिग्री का है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मान लो इस तरह क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। अच्छा, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, अब मेरे को ओमेगा फॉर ए फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना होता है उसको रेस्ट में लाना है क्या, बात समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा भाई साहब, तो बी को अपन क्या करने वाले हैं, रेस्ट में रखने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहला काम करना होता है दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन बना दो। बना दिया सर। अब इनके ना वेलोसिटीज के कंपोनेंट ढूंढो। अगर आप इनके वेलोसिटीज के कंपोनेंट ढूंढोगे तो आपको क्या करना है, एक तो कंपोनेंट बनाना होगा जो जो इनके अलोंग होगा, जैसे यहां पर हो जाएगा 20 cos 37, यहां पर हो जाएगा 20 cos 37, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 20 sin 37। हाँ सर समझ में आया, चलो ठीक है। फिर जब आप इस 20 को रिजॉल्व करोगे, इसका एक कंपोनेंट चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 20 sin 53, और इधर आ जाएगा 20 cos 53।
बात समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल। अब अपने को क्या करना है, अपने को बी टेंजेंशियल देखना है। तो यहां पर ना मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप ये फॉर्मूला याद रख लेना। जब भी दो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं, जब भी दो पार्टिकल मूव करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला है relative velocity of A, relative velocity of A with respect to B perpendicular to line AB, perpendicular to line AB divided by separation between A and B, separation between A and B। जैसे यहां पर ध्यान से देखना, relative velocity of A with respect to B perpendicular to the line AB, ये AB लाइन था, AB लाइन के परपेंडिकुलर में रिलेटिव वेलोसिटी देखना है। अच्छा, A 20 sin 37 से ऊपर जा रहा है, 20 sin 37, sin 37 का अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो sin 37 होता है 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये 5 तो 12 मीटर पर सेकेंड का ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये 24/5 ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। अब अपने को रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, अपने को रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, लेकिन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। ये 12 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये 16 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में चाहिए, मतलब बी को रोकना पड़ेगा। बी को रोकने के लिए आप क्या करो, अगर बी को रोकना होता तो आप 16 का इधर ऐड करोगे ना, इसमें ऐड करोगे 16 तो इसमें भी ऐड कर दो। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, ऊपर 12 नीचे 16, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ये पूरा जो टर्म है ये मेरे पास कितना आ रहा है, नीचे की तरफ 4 आ रहा है क्या, ऊपर 12 नीचे 16, मतलब ये 4 आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 10 का है। तो ये हो जाएगा ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5। पता नहीं से समझ में आया कि देखो, जब भी दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हो, जब भी दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हो तो आप हमेशा समझ लेना कि दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन तो बना देना है, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन बना दिया। अब उनके वेलोसिटीज का कंपोनेंट निकालना स्टार्ट करो, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालो दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन की तरफ, और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन। बात समझ में आया सर? हाँ सर समझ में आया। फिर क्या करना है सर, फिर वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स है उनका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो। जैसे यहाँ पर ओमेगा ऑफ ए पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो, जो भी आएगा उसको सेपरेशन से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा आंसर हो। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लो क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए और बी दो पार्टिकल है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है एट एन एंगल 37 डिग्री इस तरफ, और इसको चला देते हैं 40 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल 37 डिग्री इस तरफ, ठीक है। फिर से ए और बी का जो सेपरेशन है, ए और बी का जो सेपरेशन है वो 10 मीटर का बताया गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना सर, आप क्या कर दोगे, पहले तो इनको रिजॉल्व कर दो। तो इसको जब रिजॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा 20 cos 37, ये वाला कॉम्पोनेंट अपने काम का तो है नहीं, इधर जो कॉम्पोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा 20 sin 37, इधर आ जाएगा 20 sin 37, ठीक है सर रिजॉल्व कर दिया। उसी तरह इधर आ जाएगा 40 sin 37। अच्छा 20 sin 37 कितना होता है, sin 37 हो गया 3/5, तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, और ये हो जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड इस तरफ। आप चाहो तो सॉल्व करके देख लेना। अब अपने को फाइंड करना है, मान लो ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में बी का ओमेगा फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई साहब। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढ लो। अब ए के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, मतलब ए को रोके रखना पड़ेगा, ए को रोकने के लिए यहाँ पे -12 ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे तो इसमें भी ऐड हो जाएगा क्या, ठीक है, या रिलेटिव वेलोसिटी का जो भी कंसेप्ट आपको समझ में आता है वो देख लेना। तो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर 12 ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, 24 पहले से था, 12 और ऐड कर दिया, तो 24 + 12 कितना हो गया 36, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 10, तो आंसर आ जाएगा 3.6 रेडियंस पर सेकंड का। इस तरह से अपन क्या करेंगे, रिलेटिव ओमेगा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, इंस्टीट्यूशन भी जाना है लेक्चर लेने के लिए।